स्टार्स हम सभी ने देखे हैं, राइट। लेकिन एक प्रकार के स्टार होते हैं जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अब इन स्टार्स की फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज नॉर्मल स्टार्स से थोड़ी अलग होती है। तो आइए आज इस वीडियो में न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर जायंट स्टार्स मौजूद हैं जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं। समय के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन स्टार्स में मौजूद जितनी भी मैटर है वो सभी अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इतनी बड़ी स्टार कोलैप्स होके साइज में बहुत छोटी हो जाती है। इस यूनिवर्स में जितनी भी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है वो इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू होता है और इसी मैकेनिज्म को ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। अब जिस जायंट स्टार के कोलैप्स होने के बाद ये स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट बनी, उसकी मास 10 to 25 सोलर मास के बीच में होती है। मास यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मैटर कितनी क्वांटिटी में है। दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमी में किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के मास को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाता है जिसे सोलर मास कहते हैं, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 × 10⁻30 kg है और ये अप्रोक्सीमेटली सन के मास के इक्वल है। जायंट स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन और ग्रेविटेशनल कोलैप्स, इन्हीं दो फैक्टर्स के कारण जायंट स्टार कंप्रेस हो जाती है और इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। एक न्यूट्रॉन स्टार की मास ऑलमोस्ट 1.4 सोलर मास के इक्वल है। इन न्यूट्रॉन स्टार्स की मास इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर ये स्टार मेटल रिच हो, यानी कि अगर इन स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई और हेवियर एलिमेंट मौजूद हो। ब्लैक होल्स और कुछ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे वाइट होल्स, क्वार्क स्टार्स और स्ट्रेंज स्टार्स, इन सभी के बाद न्यूट्रॉन स्टार सबसे स्मॉलेस्ट और डेंसेस्ट नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट है। एक न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस कुछ 10 किलोमीटर तक है। एक बार फॉर्म होने के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स कोई भी हीट जनरेट नहीं करती और समय के साथ साथ ठंडे हो जाते हैं। हालांकि कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स फर्दर ग्रो कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन और एक्रीजन। अब कॉलिजन और एक्रीजन क्या होता है? कॉलिजन का मतलब है दो स्टार्स का एक साथ आना, यानी कि दो स्टार्स जब मर्ज करता है उसे कॉलिजन कहते हैं। दूसरी तरफ जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मैटर एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है और स्पेशली गैसियस मैटर, तब उससे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। यूजुअली ये सभी मैटर एक डिस्क के शेप में इकट्ठा होती है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं और इसी प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स पर कुछ बेसिक मॉडल्स बनाए जिसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन स्टार्स न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। न्यूट्रॉन्स यानी कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसका कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है और जिसकी मास प्रोटॉन से थोड़ी ज़्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही डेंस होता है और इसमें मौजूद मैटर की जो न्यूट्रॉन्स होती है वो एक तरह की प्रेशर अप्लाई करती है और इसी प्रेशर को न्यूट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर कहते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार्स को फर्दर कोलैप्स होने से बचाती है। हालांकि कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिसकी मास 0.7 सोलर मास से ज़्यादा होती है और इन न्यूट्रॉन स्टार्स को होल्ड करने के लिए सिर्फ न्यूट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा एक और फोर्स का होना ज़रूरी है जिसे रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगर किसी न्यूट्रॉन स्टार की मास इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे न्यूट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर और रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स भी होल्ड ना कर पाए तो वो स्टार फर्दर कोलैप्स होते होते ब्लैक होल बन जाता है। अभी तक की जो सबसे बड़ी न्यूट्रॉन स्टार है जिसको डिटेक्ट किया गया है उसका नाम है PSR J09520607 और एस्टिमेशन के हिसाब से इसकी जो सोलर मास है वो है ऑलमोस्ट 2.35 सोलर मास। जितनी भी न्यूट्रॉन स्टार्स ऑब्जर्व किए गए वो सभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इन स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर कुछ 600,000 केल्विन के अराउंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन स्टार्स के मटेरियल की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसकी डेंसिटी का अंदाज़ा लगाना है तो आप इसे सुनो। एक नॉर्मल मैच बॉक्स में अगर हम न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल को रख दें तो पता है उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन टन्स, यानी कि कुछ इतना, मतलब अनइमेजिनेबल। न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 100 मिलियन से 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 10 to the power 15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है
और जो न्यूट्रॉन स्टार्स के सरफेस की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से 200 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। जब बड़े बड़े स्टार्स कोलैप्स होकर साइज में छोटी हो जाती है और न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाती है, तब इनिशियल स्टेज में उसकी रोटेशन रेट बढ़ जाती है। अभी तक की जो फास्टेस्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है वो है PSR J17482446, जिसकी रोटेशन रेट है 716 रोटेशन पर सेकेंड या 43,000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अगर इस न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस में स्पीड को मेजर करें तो इसकी स्पीड है ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीम्स रिलीज करती है, जिसके कारण इनको डिटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। और जो पहले 2 इंसान थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि न्यूट्रॉन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं इन द ईयर 1967, उनका नाम था जोसेलिन बेल बर्नल और एंटनी ह्यूइश। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि सिर्फ हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही अराउंड 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। हालांकि अभी की डेट में मैगेलेनिक क्लाउड्स, जो कि मिल्की वे की एक नियर बाय गैलेक्सी है, और मिल्की वे में मौजूद 3200 न्यूट्रॉन स्टार्स को डिटेक्ट किया गया है। अभी तक जितने भी स्टार्स पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए हैं उनके ऊपर बेस करके एक अंदाज़ा लगाया गया कि इस यूनिवर्स में कम से कम कई 100 मिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद है। जितनी भी न्यूट्रॉन स्टार्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर न्यूट्रॉन स्टार्स पुराने हैं, यानी कि बहुत साल पहले ही इनकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये सभी स्टार्स समय के साथ साथ ठंडे हो गए हैं, जिसके कारण ये बहुत ही कम रेडिएशन पैदा करती है। स्लो रोटेटिंग के साथ साथ कम रेडिएशन पैदा करने के कारण न्यूट्रॉन स्टार्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के डिस्कवरी के बाद कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स जो सिर्फ थर्मल रेडिएशन पैदा करती है उनको भी डिटेक्ट करना पॉसिबल हो गया है। अभी जो आप ये लिस्ट देख रहे हो वो कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रॉन स्टार्स की। न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर साइंटिस्ट का एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रेडिक्शन है। स्पेकुलेशन के हिसाब से अगर कभी न्यूट्रॉन स्टार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करे तो सभी लाइफ फॉर्म्स 2 डायमेंशनल शेप में होगी। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन कई माइल्स ऊपर तक है। अब क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, वहाँ अगर कोई एटमॉस्फेयर हो तो उसकी एक्सटेंशन 1 फुट से भी कम तक होगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए तो क्या होगा? अगर कभी ऐसा हुआ तो पूरे सोलर सिस्टम में केओटिक सिचुएशन आ जाएगा। सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स के बाहर हो जाएंगे और हाई टाइड्स के कारण पृथ्वी तबाह हो जाएगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक की न्यूट्रॉन स्टार है वो पृथ्वी से 500 लाइट ईयर्स दूर है। तो इतनी दूर से न्यूट्रॉन स्टार का इफेक्ट फील करने के तो चांसेस नहीं है। एक तरह की न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिसे मैग्नेटर्स कहते हैं, और इन मैग्नेटर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड से कई ज़्यादा होते हैं। अगर इन मैग्नेटर्स में कोई डिस्टरबेंस हुआ तो ये इतनी पावरफुल फ्लेयर यानी कि फायर प्रोड्यूस कर सकती है जो कि सोलर फ्लेयर से भी पावरफुल हो। इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। 27 दिसंबर 2004 में साइंटिस्ट ने एक जायंट गामा रे फ्लेयर को ऑब्जर्व किया जो कि मैग्नेटर SGR 180620 से निकल रही थी। एस्टिमेशन के हिसाब से ये न्यूट्रॉन स्टार 30 से कुछ 50,000 लाइट ईयर्स दूर है। सिर्फ 0.2 सेकेंड्स में इसने जो फायर रेडिएट की उसकी एनर्जी इक्वल थी सन के एनर्जी से, जो सन 3 लाख ईयर्स में प्रोड्यूस कर सकता है। These are the extreme properties of neutron stars। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।